हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज की क्लास होने वाली है ऑसिलेशंस पर, जिसको एसएचएम भी बोला जाता है। इस चैप्टर के अंदर चाहे बेसिक से लेके एडवांस तक का कोई भी कंसेप्ट सीखना हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हो, इस वन शॉट के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे अलोंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रेंड में आ रहे होते हैं। इस क्लास के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इतनी तो गारंटी है। आप प्रो बन जाओगे इस क्लास को करने के बाद। लास्ट तक वीडियो देखना और आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, ऑसिलेशन जैसा कोई भी टॉपिक बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है। एज आई ऑलरेडी सेड कि भाई फिजिक्स से आसान तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बस हाँ फिजिक्स समय मांगती है, आपको इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आपको मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि जब भी क्लास ले रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बनाइए। बट हाँ, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, हमारे क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar.com पर जाकर मोर पर क्लिक करेंगे और जब फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो वन शॉट सीरीज के सारे चैप्टर्स के एक एक चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कमेंट में कि कहां पर प्रॉब्लम है। उसको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑसिलेशंस। बिफोर स्टार्टिंग ऑसिलेशन हम फटाफट से आते हैं कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन जो किसी टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। कितने दिनों में? 28 दिनों में ये पूरा एक चक्कर काट लेता है। पता है ना इस चीज को? अर्थ सन के अराउंड 365 डेज में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1/4 डे भी होता है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है जो कि एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ऐसे ही कोई पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम है, ये अगर क्या हो, वैक्यूम में रखा हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये एक टाइम के तक पूरा का पूरा वो रिपीट होता रहेगा। घड़ी की सुइयां, जैसे सेकेंड वाली सुई है वो 1 मिनट के बाद पूरा रिपीट होती है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में रिपीट होती है ना। यानी कि ये सब क्या है? पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं। इन पीरियोडिक मोशन को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। दो और मोशन आते हैं, एक आता है हार्मोनिक मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। कोई एक ऐसा मोशन जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मोशन करता रहे, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे पेंडुलम, जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। ये कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं। कोई एक ऐसा मोशन है जिसको टू एंड फ्रो मोशन है, दोनों एक्सट्रीम एंड तक रहता है, अलॉन्ग विद पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। अगर कोई एक ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी है, दोनों मोशन है, मतलब वो कौन सा मोशन है? हमारा हार्मोनिक मोशन है। इसे हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? तो कोई भी मोशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी मोशन f इक्वल्स टू माइनस के टू एक्स टू पावर n को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे n की वैल्यू हो सकती है ऑड नंबर हो और n की वैल्यू हो सकती है इवन नंबर हो। अगर n की वैल्यू ऑड नंबर होगी तो बच्चों अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी। बट अगर x इवन हो गया तो उस केस में x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आनी पॉजिटिव ही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ये मीन पोजीशन थी, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई तो वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। उसके बाद x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो क्या होगा बताओ? x की वैल्यू हो गई नेगेटिव। अगर नेगेटिव की पावर ऑड करोगे, -1 की पावर 3 करोगे तो -1 ही तो आएगा, -2 की पावर 3 करोगे -8 ही तो आएगा, मतलब माइनस का आएगा। यह प्लस का आ रहा था, मतलब डायरेक्शन चेंज है, यानी कि इस मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी। बट अगर x की वैल्यू, n की वैल्यू इवन है तो इवन में क्या होगा? x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव। बट अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तब भी उसका स्क्वायर या पावर 4 करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ये एक ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। समझ गए? हम जो पढ़ेंगे वो डिग्री 1 पढ़ेंगे, मतलब f इक्वल्स टू
के एक्स ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होती है किसके लिए, ऑसिलेटरी मोशन के लिए। कब, जब n की वैल्यू 1 2 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर होगी, और इवन नंबर में ऐसा नहीं होगा। समझ गए। अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ये एक ऐसा मोशन है जो कि अपने फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या फिर कह सकते हो आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग मीन पोजीशन पर है 0 पे, इसको खींचा, एक्सटेंड किया। जब एक्सटेंड करेंगे तो भैया रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, ये तो बता दो। रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स। और कितना लगेगा, जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे, यानी कि जो F होगा वो -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर F हमारा -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो न्यूटन के सेकंड लॉ में अगर मास कांस्टेंट है तो F की जगह ma लगा दो, लगा दिया तो a हमारा -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि ये जो मास है ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये स्प्रिंग था, इसको इलोंगेट किया तो क्या करेगा बताओ, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, बट इनर्शिया की वजह से और कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही हम अगर बात करें पेंडुलम की, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास कोई एक पेंडुलम है, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेस किया हमारा इस डायरेक्शन में, बट रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, इधर। ऐसे ही इधर गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगा, इधर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी है हमारी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इस मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम कई तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे मान लिया हमारे पास जो x है, कहां गया, नहीं लिखा है, चलो कोई, हाँ लिखा हुआ, देखो हमने मान लिया x जो है वो क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। आप कहोगे साइन फंक्शन क्यों माना, देखो बच्चों ये तो क्लियर है कि जो हमारा पोजीशन थी हमारी पहले यहाँ पे थी, फिर कहां पहुंची, यहाँ पे पहुंची, फिर कहां पहुंची, यहाँ पे। यानी कि मीन पोजीशन से पहले इधर गया, फिर कहां गया, इधर गया, फिर कहां गया, इधर गया। यानी कि ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। इस फंक्शन को हम साइन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन particle is equals to x equals to a sin omega t plus phi naught। ये देखो x equals to a sin omega t plus phi। अगर हम बात करें वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी सब जानते हैं किसके बराबर होती है, dx अपॉन dt। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगाया, ये निकल के आया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt, यानी कि ओमेगा स्क्वायर a, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का होता है, इसलिए sin ओमेगा t प्लस फाई। ये कहानी क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे कि भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ x की, तो कितनी होगी, प्लस a, और sin की मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो माइनस a। ऐसे v मैक्स होगा ओमेगा a और माइनस ओमेगा ए। ऐसे a मैक्स जो होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। समझ गए, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बताओ, तो जब आप इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे सॉल्व करोगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स हमारा ये फंक्शन हो जाता है। अब ध्यान से समझो, क्या हमने इसमें स्प्रिंग के थ्रू समझाया है, हमने आपको पेंडुलम के थ्रू भी समझा दिया। तो चाहे आप मीन पोजीशन की बात करो स्प्रिंग के केस में, चाहे पेंडुलम के केस में, मीन पोजीशन पर आपको पता है यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0। x कितना होगा हमारा यहां पे बताओ, 0। यहां पे x कितना है हमारा बताओ, प्लस a, और यहां पे x कितना है हमारा बताओ बच्चों, माइनस ए। ठीक है, अगर x 0 है तो उस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी किसके बराबर, ओमेगा ए के बराबर, और उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि मीन पोजीशन पर फोर्स की डायरेक्शन नहीं बचेगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बट एक्सट्रीम एंड पोजीशन पर वेलोसिटी तो 0 होगी, ऊपर ले जा रहे हैं पेंडुलम, एक्सट्रीम एंड पोजीशन पे वेलोसिटी हो गई 0, बट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स की तरफ होगा, मतलब माइनस का ओमेगा स्क्वायर या फिर प्लस का ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड यहां पे होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये किसकी कहानी है हमारी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कहानी।
ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा वो देख लो। मान लो कोई एक पार्टिकल था, वो ओ मतलब कि सेंटर के आसपास रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा था। हमने मान लिया कि ये इसकी रिवोल्यूशन की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और t इक्वल टू 0 पे वो इस पोजीशन पर है, t इक्वल टू 0 पर वो इस पोजीशन पर है। तो मान लिया कि ये वर्टिकल से फाई एंगल ट्रेवल करा है, तो उस केस में आपको पता है ये जो x होगा वो हमारा कितना होगा, a cos a sin ओमेगा t प्लस फाई। अभी कैसे हुआ वो देख लो, ठीक है। अगर हम बात करें, ये देखो ये ओमेगा से चल रहा था, तो ये एंगल कितना हुआ हमारा पूरा, ये देखो ये हमारे पास क्या है, रेडियस ही तो है, बट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं x, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है x। इस x को अगर हम इस ट्रायंगल में लगाने की कोशिश करें, तो ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं ये फाई है, तो यहां पे देखो ये क्या हुआ x, तो ये भी कितना है x, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बताओ बच्चों, साइन फाई इक्वल्स टू x अपॉन a। तो x कितना हो गया, a साइन फाई। अगर यही पहले इनिशियल एंगल ओमेगा टी से ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब हमने x की इक्वेशन मान ली कितनी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। इसका डिफरेंशिएशन अभी बताया था, कितना आया था, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, तो आपको पता है एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन। उसकी मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलते हैं हम, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद आता है फेस या फिर इनिशियल फेस। तो कोई भी फेस मतलब कोई वेव जब स्टार्ट हो रही है तो वो कितने एंगल से स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेस बोलते हैं। अगर उस फेस की चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिनोट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे पास पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई, तो जो ओमेगा है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए। अब ये जैसे पार्टिकल था, ये यहां से स्टार्ट किया तो एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी हुई बताओ, माइनस से आगे गया आगे गया आगे गया, और ये यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी बताओ, प्लस ए। ओके, समझ गए। तो ये x इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस ए के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को करो, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। देखते हैं, देखो, द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल्स टू 5 sin pi t प्लस पाई बाई 3। राइट डाउन द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कैसे, कोई भी इक्वेशन होती है, आपको पता है जो इक्वेशन है इसे हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 से। जरा कंपेयर करो तो a किसके बराबर है, 5 के बराबर, ओमेगा किसके बराबर है, पाई के बराबर है ना। और जो हमारा फाई है वो किसके बराबर है, पाई बाई 3। लिखा नहीं इन्होंने, कोई बात नहीं, आप लिख दो। फाई किसके बराबर है हमारा, पाई बाई 3 के बराबर है। हमें निकालना क्या, एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड तो निकल गया, कितना है हमारे पास, 5 मीटर। उसके बाद निकालना है टाइम पीरियड। देखो बच्चों, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा तुम निकाल चुके हो, किसके बराबर है बताओ बच्चों, पाई। ओके, तो टाइम पीरियड हमारा आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है, मैक्सिमम स्पीड। अभी बताई थी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो होती है v इक्वल्स टू a ओमेगा के बराबर। a की वैल्यू 5 है, ओमेगा की वैल्यू पाई है, तो v कितना आ गया, पाई 5 पाई मीटर
पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर निकालनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी थी x इक्वल्स टू 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3, इसको डिफरेंशिएट किया। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, बट यहां सिर्फ टी नहीं है, यहां पे चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल में पाई टी का पाई होगा, वो बाहर आ जाएगा। यानी कि टी इक्वल्स टू 1 जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3। कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव का, माइनस का 5 पाई कॉस पाई बाई 3। पाई 180 पुट करो, पाई बाई 3 हो जाएगा हमारा 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर कितना माइनस 5 बाई पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड इज दी आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एसएचएम की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वो आप एक बार देख लो। जैसे कोई हमारे पास मोशन था x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी के फॉर्म में, मतलब ये साइन की पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि x में पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्योंकि देखो साइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है, मतलब x पे डिपेंड करेगा साइन की वैल्यू को। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करें, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट जा कहां से रहा है, मीन पोजीशन से। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है बट पॉजिटिव ए की तरफ, तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। बट अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है बट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन होती है माइनस का a sin ओमेगा टी। अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए बताओ इसका, मुझे चाहिए इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी होती है हमारी dx अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू d ओवर dt ऑफ x। x की वैल्यू बताओ बच्चों, a sin ओमेगा t। ठीक है, अब इसको आप बहुत आसानी से डिफरेंशिएट करते हो, एक बाहर ओमेगा बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेलोसिटी आ गई हमारी वो कितनी आ गई, ए ओमेगा टी। देखो यहां पे ओमेगा टी प्लस फाई जरूर लिखा गया है, ये एक अलग फंक्शन के लिए है जब हमारा एक्स में भी फाई आ रहा होगा, बट अगर x में फाई नहीं है तो इसमें फाई की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें t इक्वल्स टू 0 पे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a ओमेगा कॉस फाई, यानी कि फाई की वैल्यू 0 पे v की वैल्यू a ओमेगा, और फाई की वैल्यू पाई पे v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट की या तो वैल्यू a sin ओमेगा टी होगी या फिर माइनस a sin ओमेगा टी होगी। बट अगर पार्टिकल एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो माइनस a cos ओमेगा टी होगी या प्लस a cos ओमेगा टी। अब इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं वेव के फॉर्म में। ठीक है, वेव के फॉर्म में देखो, जो हमारी साइन वेव होती है ना बच्चों, वो हमेशा 0 से स्टार्ट करती है, ये हमारी साइन वेव होती है। अगर यही वेव हमारी पॉजिटिव यहां से स्टार्ट कर रही है, तो इस वेव को हम बोलते हैं कॉस वेव। बट यही वेव अगर हमारी नेगेटिव से स्टार्ट कर रही है यहां से, तो ये होती है नेगेटिव कॉस वेव। मतलब अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो उस केस में a sin ओमेगा टी होगा, और अगर हमारा एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड से स्टार्ट करेगा तो a cos ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से या फिर बैक साइड से स्टार्ट करेगा तो x इक्वल्स टू माइनस a को। तो अगर किसी बुक में x की वैल्यू को a sin ओमेगा टी लिखा है तो भी ठीक है, x की वैल्यू को a cos ओमेगा टी लिखा है तो भी ठीक है। ऐसा मत समझना कि a cos ओमेगा टी ठीक है या फिर a sin ओमेगा टी, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि जो भी साइन कन्वेंशन लेना चाहे, जो भी आप साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन लेना चाहें, उससे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये थी हमारी एसएचएम की कुछ कंडीशंस। ठीक है, अब जैसे एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे बड़े गलती करके आते हैं, होते बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या, देखो हमारे पास ये एक मीन पोजीशन थी O, ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन थी माइनस a और प्लस a, माइनस a और प्लस a। जब t की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू a/2 थी। मतलब क्या हुआ
कि ये जो पार्टिकल था उसका मोशन स्टार्ट हुआ है a/2 से और ये जाएगा -a तक, फिर वापस आएगा +a तक, बट ना तो एक्सट्रीम पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है ना ही मिन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है x की इक्वेशन हम लेते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाइव। जब t की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू हम कितनी लिए है? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अगर हम बात करें x की वैल्यू, जब t की वैल्यू 0 है तो x कितना है? a/2। जब t की वैल्यू 0 है तो x कितना पुट कर दिया? a/2। भाई a से a कट गया, यहां आ गया 1/2 और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। अब कहोगे सर सिर्फ 30 की होती है? नहीं भाई, साइन 30 के साथ साथ ये वैल्यू हमारी 150 की भी होती है। अब दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि भैया 1/2 दो वैल्यूज आ गई। अब दो वैल्यूज आ गई तो हम कैसे चेक करें कौन सी सही होगी? तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे जरा v की वैल्यू लगाओ। v मतलब डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, तो उसे निकाला, v इक्वल टू आया a ओमेगा cos फाइव, v इक्वल टू a ओमेगा cos फाइव। अब अगर हम यहाँ पे फाइव की वैल्यू π/6 पुट करें, फाइव की वैल्यू π/6 पुट करें, तो π/6 पुट करोगे तो cos होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। बट ये आ कहां रहा है? लेफ्ट साइड में, मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव तभी होगी जब फाइव की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब 5π/6। तो हमारे पास जो फाइव होगा ये वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा। यानी कि हमारे पास x इक्वल टू आया a sin ओमेगा t प्लस 5π/6। क्योंकि a ही दिया हुआ है तो आंसर हमारा a में छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो आंसर हम उसमें निकाल लेते। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप ये मान लो कि इन क्वेश्चन में बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखी, किसके बराबर थी? a sin ओमेगा t। वेलोसिटी की इक्वेशन देखी, वो थी a ओमेगा cos ओमेगा t। उसके बाद एक्सेलरेशन निकाला, ओमेगा स्क्वायर a माइनस की थी, वो ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, यही थी ना? ठीक है। अगर हमें इसको ग्राफ बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, फिर π/2 पे मैक्सिमम जाता है, फिर 180 पे फिर 0 हो जाता है, फिर मिनिमम। इस तरह से जो फंक्शन चल रहा है ये हमारा कौन सा है? ये x का फंक्शन है। पहला जो फंक्शन है ये हमारा किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन आया हमारा वेलोसिटी का। ये कौन सा फंक्शन है बताओ? कॉस फंक्शन है, और कॉस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है? a ओमेगा। फिर कहां जाएगा? 0, फिर कहां जाएगा? मिनिमम पे, फिर 0, फिर ये। ठीक है, उसके बाद आया नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर से कौन सा आ गया? साइन फंक्शन आ गया, और वो भी माइनस का साइन फंक्शन आया। मतलब ये पॉजिटिव स्टार्ट हुआ तो ये कहां से स्टार्ट होगा? नेगेटिव से, जिसकी मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको साइन और कोसाइन फंक्शन आते हैं तो इन ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट हाँ, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। और सजेशन हमेशा यही रहेगा कि जब भी तीन को कंपेयर करो तो आप इसी तरह कंपेयर करो, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो जो फाई है, ओमेगा टी है, एंगल है, वो सारा का सारा इस लाइन पे π/2 है, इस पे पाई है, इस पे 3π/2 है, फिर 2 पाई है, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए? तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th में जब आप आओगे तो उस केस में हम वहां पर फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, वहां पर हम वेव डायग्राम पढ़ेंगे, वहां पर हम कई सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो वो तभी क्लियर होगा जब आपको ये एंगल और फेस वाली पूरी कहानी पता होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने देखा था कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी हमारी वो कितनी थी बताओ बच्चों? ये थी हमारी ओमेगा a cos ओमेगा t। ठीक है, क्या इस ओमेगा a को ऐसे ही छोड़ के cos ओमेगा t को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t? बताओ,
देखो जो 1 है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी नेगेटिव है, उससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और उसका स्क्वायर रूट करो कॉस ओमेगा टी, अल्टीमेटली वही आया। अब इस ए को अंदर भेज दो, अगर मैं ए को अंदर भेजूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा भैया स्क्वायर में जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या बना, ये बना एक्स। क्या बना हमारा एक्स, वो वाला एक्स नहीं जो तुम समझ रहे हो कतई गधे हो। जब देखो भाई एक्स एक्स एक्स, ठीक है, वो वाला एक्स नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें v स्क्वायर की, ठीक है, हमने इसको v निकाल लिया तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर इसकी इक्वेशन बनाओ आप, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो, तो क्या ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बन रही है नहीं बन रही है? इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब भैया ये तो लीनियर इक्वेशन ही है, मतलब एक लाइन बनेगी जहां पर ए पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और अगर माइनस ए पे बात करें तो ओमेगा स्क्वायर है, जिसका स्लोप होगा हमारा पॉजिटिव का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कहानी है, अरे भैया ये किसकी इक्वेशन है, देखो स्ट्रेट लाइन की तो है, y इक्वल्स टू एम एक्स, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है, 0 ही तो है ना, समझ गए। तो ये कहानी है हमारी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व की। कहानी क्लियर होनी चाहिए, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी आपको सबको पता है, हमने ऑलरेडी कई बार ड्राइव किए हुए हैं। U जो होती है स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, मतलब U की और X की अगर हम बात करें तो ये देख रहे हो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या होगा बताओ, एक हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वाला कर्व बनेगा। जब ये माइनस होगा तो भाई माइनस ए में जाएगा, ठीक है, समझ गए। बट अगर हम बात करें इसकी U की t के साथ बताओ तो भैया x होता किसके बराबर है, a sin ओमेगा t, तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, साइन स्क्वायर फंक्शन हो गया। साइन फंक्शन में प्लस वैल्यू भी होती है माइनस वैल्यू भी होती है, बट अगर साइन स्क्वायर का फंक्शन हो गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, मतलब होगी तो साइन वेव, बट ये कहां से, जीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिव जाएगी, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, समझ गए। तो ये फंक्शन है हमारे पास u वर्सेस t का। ऐसी अगर हम बात करें हम लोग काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम देखें तो v की वैल्यू तुमने अभी निकाली थी, किसके बराबर थी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि k इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो होता है यही तो k होता है, यानी कि हम बात करें k वर्सेस x की, तो बच्चों ये जो स्क्वायर आ रहा है मतलब हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व हमारा इस तरह का बन जाएगा। यहाँ इंक्रीजिंग था, यहाँ डिक्रीजिंग है, इसीलिए अब यहाँ पे देखा जाए x की वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक कॉस फंक्शन होती है, कॉस फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, मतलब इसकी वैल्यू होगी तो प्लस माइनस में, बट टोटल वैल्यू क्या रहेगी हमारी, जीरो रहेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी हमारी, ये हमारे पास होगी प्लस से जीरो, 1 से स्टार्ट होगी, फिर जीरो, फिर प्लस 1, फिर जीरो, ये जीरो से स्टार्ट हुई थी प्लस 1 तक गई थी, ठीक है, समझ गए। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारे पास किसके, पोटेंशियल वर्सेस काइनेटिक। इसके बाद आता है कि भाई पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों अगर आपस में मिला दिया जाए तो बन जाएगी टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। अभी हमने देखा था ये जो ग्राफ है ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कर्व। अगर आप देख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही है। जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारी एक कांस्टेंट हो जाएगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारी एक कांस्टेंट हो जाएगी। समझ गए कहानी को, जो टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ अच्छा है, क्योंकि कंसेप्ट का अच्छा खासा इसमें यूज होने वाला है।
करो तब तक जल्दी से बताओ। कहां गया, ये रहा, देखो। A particle of mass 2 kg is moving on a straight line under the action of a force and that is 8 minus 2x Newton. Is the particle performing simple harmonic motion? हमें ये बताना है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसमें फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का के एक्स की पावर एन के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखते हैं, F इक्वल टू 8 माइनस 2x न्यूटन है, हमने इसे कंपेयर किया किससे, माइनस के एक्स से, तो देखा f की वैल्यू कितनी आई, 8 माइनस 2x। 8 माइनस 2x है तो उस केस में आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में बेटा x इक्वल टू 4 है यहाँ पे, तो f की वैल्यू कितनी लग रही है, 0। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हाँ, यानी कि SHM परफॉर्म करेगा और उस पर फोर्स किसके बराबर है, 8 माइनस 2x। ऑब्वियस सी बात, आप कंपेयर करके देख लो, इसको कंपेयर करो कितना है, 8 माइनस 2x है नहीं है, यानी कि f इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2x प्लस 8, ऐसे भी तो लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको f इक्वल टू, इसे कंपेयर करके कितना, x की वैल्यू 4 मीटर पे मीन पोजीशन आ रही होगी, यानी कि ये हमारे पास पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है मतलब उसका फोर्स x के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सिंपल सी कहानी, क्या यहां पे फोर्स x के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ है, और अगर ऐसा है तो हमारे पास उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एक्स स्क्वायर होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो नॉट ऑसिलेटरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मतलब ये जो मास था वो यहां रखा हुआ था और ये हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड था, ये इससे टकराया और वो भी कैसा, इनइलास्टिकली। चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है। ठीक है, ये तो पता होगा। कंसीडर ऑल द सरफेसेस टू बी फ्रिक्शनलेस, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जब ये टकराएगा तो भैया स्प्रिंग दबेगा, दबेगा तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी तो बाउंस बैक करेगा, यानी कि क्या करेगा, ये SHM परफॉर्म करेगा। अब वो SHM परफॉर्म करेगा तो कितने एम्पलीट्यूड से SHM परफॉर्म करेगा वो निकालना है। तो कोलिजन जब हमने पढ़ा था तो आपको बताया था इन इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, उन सारे के सारे केसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि P मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, mv से आया, टकराया, टकराने के बाद कितना हुआ, m प्लस एम इंटू वी डैश, मान लो कितनी हो गई, v डैश हो गई, इनइलास्टिक कोलिजन है सेम हो गया, यानी कि v डैश की वैल्यू आई b/2। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये स्टिक हो गए टुगेदर, दोनों स्टिक हो गए तो ओमेगा होता है अंडर रूट k अपॉन m, m अब 2 हो चुके मतलब m प्लस m मतलब k अपॉन 2m आ गया, और जो v है वो किसके बराबर है, v/2 है, और v होता किसके बराबर है, a ओमेगा के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास a किसके बराबर, v अंडर रूट m अपॉन 2k। चाहे एम्पलीट्यूड की बात करें चाहे ओमेगा की बात करें, दोनों वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना इसको, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन अ वर्टिकल प्लेन। याद रखना, जैसे हमारे पास कोई एक वर्टिकल प्लेन में स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग से m मास अटैच्ड है और जिसकी इलोंगेशन की बात करें, नेचुरल लेंथ की बात करें कुछ है, इसको अगर मैं नीचे खींच दूंगा तो खींचने के बाद इसको छोड़ेंगे तो वापस से शेप में आएगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर एक्सपेंड होगा, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के पास ऑसिलेट करेगा। जब ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड याद कर लो, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k के बराबर होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या फिर टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग अटैच्ड टू अ मास या फिर मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। m हमारा मास है और k जो है वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये जो m है वो क्या है, हमारा मास है, और k है वो क्या है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। k क्या है हमारा, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ गए कहानी को। तो ये कहानी है किस चीज की, इस चीज की। ठीक है, उसी के बेस्ड आ जाता है हमारे पास एक क्वेश्चन। देखो
द सिस्टम इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। एक सिस्टम था, कोई भी मान लेते हैं हम लोग, सिस्टम था m1, व्हेन द मास m1 इज एब्रप्टली रिमूव्ड। ध्यान से समझो, हमारे पास ये कोई स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग से m2 मास अटैच्ड है और m1 उसके ऊपर रखा हुआ है, अब ये रेस्ट में है। जैसे m1 हटाएंगे तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा मतलब ये ऑसिलेट करेगा। तो जैसे एब्रप्टली रिमूव किया, फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग मोशन। जब दोनों मासेस कनेक्टेड थे तो कितना था, m1 प्लस m2 इंटू जी, mg इक्वल टू kx होता है, यहाँ बाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने मान लिया कितना डिस्प्लेस हुआ, बाई नॉट। ठीक है, जैसे ही हमने मास m1 को रिमूव किया तो न्यू लेंथ हमने मान ली y न्यू डिस्प्लेस हुई, किसकी वजह से, m2 की वजह से, m2g इक्वल टू k बाई न्यू। यानी कि जो एम्पलीट्यूड हुआ पहले था बाई नॉट, अब कितना है, बाई न्यू, तो हमारा एम्पलीट्यूड बचा बाई नॉट माइनस बाई न्यू। वाई नॉट की वैल्यू यहां से निकालो, m1 प्लस m2g अपॉन के, और वाई न्यू की वैल्यू यहां से निकालो, m2g अपॉन के, दोनों को माइनस कर दो तो एम्पलीट्यूड निकल के आ जाएगा m1g अपॉन के, और टाइम पीरियड तो तुम्हें ही पता है 2 पाई अंडर m अपॉन के होता है, और जो मास m1 था वो हटा दिया गया है, बचा कौन सा है, m2, यानी कि 2 पाई अंडर रूट m2 अपॉन के हो जाएगा। तो ये कहानी है किस चीज की, ये अच्छे से क्वेश्चन की। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये स्प्रिंग अलग था, ये स्प्रिंग अलग था, दो केसेस दिए थे, बट हो सकता है कि जो स्प्रिंग्स हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए जाए। दो स्प्रिंग थे, मान लो एक स्प्रिंग था ये हमारा, उसको 3 पार्ट में कट कर दिया गया, 3 पार्ट में कट कर दिया गया, और हर एक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, L0/3 हो गई। ठीक है, समझ गए। तो जब भी किसी स्प्रिंग को n इक्वल पीसेस में कट करेंगे तो जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि 2 पार्ट में करेंगे तो ईच इंडिविजुअल पार्ट विल हैव स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, अगर 3 पार्ट में कट किया तो 3k, n पार्ट में कट किया तो nk। समझ गए कहानी को। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी स्प्रिंग है, इसको अगर n इक्वल पार्ट में कट करोगे तो लेंथ भले ही n टाइम्स कम हो जाएगी, बस उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कहानी है हमारी किसकी, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स की। जब स्प्रिंग कट हो रहे हैं उस पर आता है एक क्वेश्चन, देखो, द टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज t। ठीक है, टाइम पीरियड कितना था, t था। द स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ में लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, और k कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड होता किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, मास तो चेंज हुआ नहीं, बस चेंज हुआ k, तो ये t जो है वो अंडर रूट k के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और k हमारा डबल बन रहा है। अगर k डबल हो रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अंडर रूट t 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये तो पता ही होगा ना। यानी कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k, और k की जगह लगा दिया गया 2 टाइम्स, यानी कि जो t डैश हो जाएगा वो कितना, 1/√2 टाइम्स t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी आ जाती है हमारी कटिंग ऑफ स्प्रिंग की। अगर स्प्रिंग कट हुए हैं तो उनको ज्वाइन भी करना आना चाहिए, और ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहोगे कि सर ये पीछे नहीं छोड़ने वाले, हाँ सच बात है, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जब हमारे कोई दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मान लिया कितना है, K1, और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और ये m मास से कनेक्टेड है इस तरह पे, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज। बट अगर यहाँ पे इस तरह पे कनेक्टेड है तो कौन सा हुआ, पैरेलल। पैरेलल में और सीरीज में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, पैरेलल में और सीरीज में क्या डिफरेंस होगा, बस एक ही डिफरेंस होगा कि अगर k इक्विवेलेंट यहां निकालना होगा तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/kn तक जाएगा, और इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा हमारा k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 प्लस k2 प्लस kn तक जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, तो एक बात ध्यान रखना कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में सेम लगेगा, बट इलोंगेशन अलग अलग होगा, और पैरेलल में लगाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में अलग अलग होगा, बट जो स्प्रिंग को क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन होगा वो हमारा सेम होगा। मतलब इसमें x एक्सटेंशन हुआ और इसमें कितना हुआ, x2 और x1 हुआ। ठीक है, यानी कि इस स्प्रिंग के लिए आप लगाओगे F1 इक्वल्स टू माइनस का K1 इंटू x1, इसके लिए F2 इक्वल्स टू माइनस का K2 x2,
F1 और F2 बराबर होंगे और वो F के बराबर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे F1 इक्वल्स टू K2 टाइम्स X, नहीं K1 टाइम्स X, और F2 इक्वल्स टू माइनस का K2 टाइम्स X हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके बाद की कहानी तो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो टाइम पीरियड तो पता ही है सभी को, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होता है। इसमें भी मास है, इसमें भी m मास है, कोई चेंज तो है नहीं, बट यहाँ पे जो k होगा वो k इक्विवेलेंट आ जाएगा। और k इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो डायरेक्टली वो हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। क्या था हमारा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल सिस्टम शोन इन द फिगर। हमारे पास इसमें क्या है, देखो 3 स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, एक 1 एक 2, ये दोनों आपस में है सीरीज में कनेक्टेड, नहीं सीरीज नहीं पैरेलल। और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका k इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, तो k प्लस k कितना हो गया 2k। अब ये जो 2k है और ये 2k है वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में। और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम जानते हैं 1 अपॉन k इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन 2k कितना आ जाएगा 1 अपॉन k, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। सिंपल कहानी थी, कोई ज्यादा घुमाने फिराने की बात है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिंपल पेंडुलम। क्या आता है हमारा, सिंपल पेंडुलम। देखो बहुत आसान है, सिंपल पेंडुलम का मतलब है कि कोई एक पेंडुलम था मास जिसमें एल लेंथ है, इसमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं, क्या कि जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो मास लेंथ होनी चाहिए, वो हमारी इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने पेंडुलम का मास लगाया और मास लगाने से वो एक्सटेंड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इस डिस्प्लेस करने के बाद आप जानते हो कि इस mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। एक होगा mg का एक कंपोनेंट होगा बच्चों इस डायरेक्शन में, और वो होगा हमारा m इंटू जी, अगर ये थीटा एंगल है तो कॉस थीटा, और एक एंगल होगा हमारा किधर, इस डायरेक्शन में, ये होगा हमारा mg साइन थीटा। ये mg कॉस थीटा इसमें टेंशन डेवलप कराएगा, और जो mg साइन थीटा होगा वो हमेशा इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो हमारे पास इस तरह से निकल के आएगा, और उस केस में एक्सेलरेशन निकल कर आएगा g अपॉन एल, और 2t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। कहानी समझ गए। यानी कि जब भी हमारे पास कोई स्प्रिंग है तो उसके लिए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और अगर कोई पेंडुलम है तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। ओके, समझिए, क्लियर है। तो ये है कहानी सिंपल पेंडुलम की, ज्यादा डिटेल में आता नहीं है, बस आप ऐसा समझ लो कि अगर हमारे पास स्प्रिंग है तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और अगर कोई पेंडुलम है तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी सिंपल पेंडुलम की। जैसे ये एक क्वेश्चन है, वैसे बहुत डिटेल में तो नहीं है ये क्वेश्चन, बट हाँ कभी कभी पूछा जाता है। अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रक। एक ट्रक है जो कि ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है और वो लटका हुआ है यूनिफॉर्मली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड इफ द एक्सेलरेशन इज ए नॉट। एक्सेलरेशन कितना है ए नॉट, एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ। देखो टाइम पीरियड के लिए हम लगाएंगे एल जी, एल अपॉन जी लगता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेंथ तो चेंज नहीं होगी, बट ए नॉट एक्सेलरेशन की वजह से इस पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। कैसे, ये जो अगर रुका हुआ है तो पेंडुलम ऐसे होगा, बट जैसे ही आगे की तरफ जाएगा तो पेंडुलम थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, और लेंथ कितनी है एल, एम जी कंपोनेंट इधर है, इसका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एम ए नॉट इधर, इनका रिजल्टेंट निकालना है तुम्हें तो कैसे निकलेगा इस तरफ, क्योंकि एंगल कितना दोनों के बीच में बताओ 90। तो आपको पता है ना आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ए की जगह पे ए नॉट, बी की जगह पे जी, और ये एंगल 90, यानी कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो जी की जगह बस जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर लगा दिया और आंसर आ गया। अगर पहली बार आप करोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगे, बट एक्चुअली में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, समझ गए। तो ये कहानी थी हमारी पेंडुलम की, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। क्या आते हैं बताओ बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन को हम बेसिकली 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से, फ्री ऑसिलेशंस,
दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तीसरा फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे ही आप इनके ग्राफ देखोगे तो आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे कि है क्या। अगर कोई ऑसिलेशन स्पेस में हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मान लो कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जिस भी डिस्प्लेसमेंट पे आपने पेंडुलम छोड़ा तो उसी डिस्प्लेसमेंट तक इनफाइनाइट टाइम तक टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा विदाउट किसी एक्सटर्नल एडेड वर्क के। तो इसे हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो पहले एम्पलीट्यूड ए तक गया, फिर माइनस ए तक गया, फिर ए तक गया, फिर माइनस ए तक गया, यानी कि जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं फ्री ऑसिलेशन, यानी कि द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल with natural frequency under the influence of restoring force are defined as free oscillation। और इस केस में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ना तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना उसकी एनर्जी चेंज होगी, मतलब सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। बट एक बात बताओ, क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि एक पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो क्या ये वापस से ये पूरा इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो कम हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, और अगर कम हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड तो ऐसे हम ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी कि एक्चुअल ऑसिलेशन होना क्या चाहिए था बताओ, ये हमारा फिर क्या होता, यहां तक जाता, फिर क्या होता बताओ, यहां तक जाता, यहां पे जाने के बाद यहां तक जाता, फिर यहां तक जाता, इस तरह से होता। बट हो क्या रहा है, थोड़ा लॉस हुआ, लॉस होने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वन डायरेक्शन में, वो कम होता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी कि द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी whose amplitude goes on decreasing with time is known as damped oscillation। यानी कि रियल लाइफ में जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही हो रहे हैं। ठीक है, ये होता क्यों है? द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस। अब ये डैम्पिंग फोर्सेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस, कोई भी और भी रीजन भी हो सकता है, बट हाँ इसकी वजह से डैम्पिंग फोर्स लगेगा। डैम्पिंग का मतलब रेजिस्टेंस लगेगा, वो रेजिस्टेंस हमारा फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, वो हमारा एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, हो सकता है कोई मैग्नेट लगाई हो उसकी वजह से हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करें डैम्पिंग फोर्स की, तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे F इक्वल्स टू माइनस kx था, ऐसे एफ डी डैम्पिंग इज इक्वल्स टू माइनस का b इंटू वी, जहां पे b डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है बताओ बच्चों? एक तो लग रहा है हमारा माइनस का kx, एक लग रहा है माइनस का vv, दोनों ऐड कर दोगे तो इतना लगेगा। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू a नॉट e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m cos ओमेगा डैश t प्लस फाई आएगी। आप अगर इसको याद कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, इसमें एक्सपोनेंट फंक्शन लगेंगे, वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, यानी कि अगर बात करें हम लोग एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा और उसके बाद हमारा जीरो। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी किस चीज की? डैम्प्ड ऑसिलेशन की। किसकी बताओ? डैम्प्ड ऑसिलेशन की। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब एक ऐसा ऑसिलेशन जो ऑसिलेशन टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाए, उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और डैम्पिंग फोर्स की वजह से वो ऑसिलेशन डिक्रीज हो रहा होता है। वो डैम्पिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है, वो डैम्पिंग फोर्स फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये कहानी है हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। देखो कोई भी कहानी हो, हमें पता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, यही होता है एक्स स्क्वायर। भाई टोटल एनर्जी जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यही तो आई। ठीक है, और जब डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में आया तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं बचा, ये हो गया हमारा हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो अभी हमने x की वैल्यू आपको बताई थी, बस इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी माइनस का हो गया, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो ये था कहानी किस चीज की? डैम्प्ड ऑसिलेशन की एनर्जी की। अब इसी केस में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट था, कोई पेंडुलम था,
वो एम्पलीट्यूड था उसका 10 सेंटीमीटर, बट एयर रेजिस्टेंस की वजह से हर एक ऑसिलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड 9 सेंटीमीटर हो रहा था। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें जिससे कि वो 1 सेंटीमीटर एडिशनल हर एम्पलीट्यूड ऐड होता जाए, तो उस केस में वापस से उसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक वापस से वही हो जाएगा। यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन हमारे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पीरियोडिक मोशन को मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है, क्या हो रहा है बताओ, कम। जितना कम हो रहा है उतना ही हम हर एक ऑसिलेशन में, यहां पे था, हर एक ऑसिलेशन में इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें, उतना ही एनर्जी हर एक ऑसिलेशन में प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा बताओ, इसको बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग फोर्स था माइनस का वी पढ़ा, kx था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहे हैं, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स हम और प्रोवाइड कर दें टाइम के साथ साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो नेट फोर्स और लगेंगे डैम्पिंग फोर्स, दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स, और तीसरा टाइम बेरिंग फोर्स, जिसे हम बोलते हैं क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पीरियडिक फोर्स वो। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वैसे x इक्वल्स टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी था, अब ओमेगा डी टी प्लस 5 हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो ए नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। ओमेगा डी मतलब डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ही है, बी हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है, एम हमारा मास है। ठीक है, तो ये कहानी थी किस चीज की, डैम्पिंग ऑसिलेशन की। ठीक है, और फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इनफाइनाइट टाइम तक कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा, पहला ऑसिलेशन कौन सा था, अभी तो देखा था फ्री ऑसिलेशन, दूसरा रुक रहा है तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, एनर्जी को बढ़ाना है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल, कैलकुलेट the period of small oscillations of a floating box which was slightly pushed down in vertical। हमारे पास कोई डेंसिटी रो का एक लिक्विड है और उसके अंदर m मास को हमने डिस्प्लेस करा है नीचे की तरफ, तो इससे क्या होगा, जैसे नीचे जाएगा तो भैया इससे फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा मतलब ऊपर डिस्प्लेस करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब ऑसिलेट करेगा तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k चाहिए, और k कैसे निकलता है, f इक्वल्स टू k इंटू x से, f होता है हमारा mg इक्वल्स टू kx। अब जरा k अगर मुझे निकालना है तो m इंटू जी अपॉन एक्स। अब जो मास होता है बताओ बच्चों, मास किसके बराबर होता है, मास होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। अब जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है, यानी कि हमने क्या किया बताओ, रो ए एक्स लगा दिया इंटू जे, ये हमारा आ गया मास। अगर हम बात करें बेटा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो के निकल के आ जाएगा ए रो जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी विच इज ऑसिलेटिंग इन दी वाटर, या फिर जो लिक्विड है हमारा डेंसिटी रो का उसमें। ठीक है, ये कहानी है हमारी इस क्वेश्चन के अंदर। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, सबसे पहले हमने पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो पढ़ा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है वो पढ़ा, हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन देखी, उसके बाद हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम पीरियोडिक मोशन कैसे लगाएंगे वो देखा, उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे कन्वर्जन होता है वो देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन करने के बाद स्प्रिंग के बारे में पढ़ा हमने, स्प्रिंग के बाद हमने ये देखा कि स्प्रिंग को कंबाइन करेंगे या कट करेंगे तो किस तरह से रिजल्टेंट आएगा, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में जाके हमने टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन देखे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट किया, 1 घंटे से कम समय में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने साथ साथ नोट बनाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो हमारी वेबसाइट www.physics.com पर जाकर वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको एक बार अगर वीडियो को दोबारा देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कराएंगे वेव्स। ठीक है, थैंक यू बच्चों।